हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू द चैंपियंस ऑफ जीए यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का चैंपियंस ऑफ जीए के इस यूट्यूब चैनल पर। आज है 3 मई और 3 मई से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स है इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इस पूरे वीडियो की पीडीएफ फाइल अगर आप चाहते हैं तो आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है @चैंपियंस ऑफ जीए, जिसकी लिंक आपको नीचे दी गई है, उसको ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ पर आपको पीडीएफ फाइल, बहुत सारी क्विज वीडियोज़ जो है वो स्टडी के लिए मिलेंगे। और जो स्टूडेंट्स पहली बार चैनल से जुड़े हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि जो हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे 2 मई के करंट अफेयर्स, जिनका हम फटाफट रिवीजन हमेशा की तरह करते हैं ताकि आपको जो पुराना वीडियो है वो थोड़ा माइंड में आ जाए और आपका रिवीजन भी हो जाए। तो ये सब क्वेश्चन हम 1 लाइनर डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो डिटेल में देखना है तो आप हमारा जो 2 मई वाला करंट अफेयर्स का वीडियो है वो देखिएगा। अभी इस वीडियो में हम सिर्फ रिवीजन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन था 2 मई का, सरकार द्वारा किन्हें संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया था TS तिरुमूर्ति को। पहले कौन थे? पहले थे सैयद अकबरुद्दीन। तो सैयद अकबरुद्दीन को रिप्लेस करेंगे TS तिरुमूर्ति। तो संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, जिसके महासचिव एंटोनियो गुटेरेस है पुर्तगाल के। तो संयुक्त राष्ट्र में भारत की तरफ से जो अब स्थायी प्रतिनिधि होंगे वो होंगे TS तिरुमूर्ति, और ये सैयद अकबरुद्दीन का स्थान लेंगे, ये याद रखिएगा आप। दूसरा काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था स्पोर्ट्स का कल। मुक्केबाजी महासंघ ने भारत को दिए गए पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी जो है वो भारत की रद्द कर दी है। अब इस चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो 2021 में ये भारत में होने वाला था, लेकिन भारत ने जो है इसकी फीस अदा नहीं की है लगभग, जिसके कारण भारत को जो है 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर का जुर्माना भी देना पड़ेगा। तो मुक्केबाजी महासंघ ने भारत से ये जो मेजबानी थी ये छीन ली है और अब दे दी गई है सर्बिया को, ठीक है। तीसरा प्रश्न था आपका, सरकार ने किसे लोक उद्यम चयन बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो ये बनाया है राजीव कुमार को। नगर निगम ने क्वारंटाइन लोगों की निगरानी के लिए संयम मोबाइल एप्लीकेशन हाल ही में लॉन्च किया है। तो ये किस नगर निगम के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो संयम मोबाइल एप्लीकेशन लॉकडाउन के कारण जो स्थिति बनी है, तो जो क्वारंटाइन लोग हैं उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए, ठीक है, उनकी जानकारी एकत्र करने के लिए पुणे नगर निगम के द्वारा हाल ही में संयम मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की गई है। पांचवा प्रश्न था आपका 2 मई का, वर्चुअल पिट्सबर्ग जलवायु संवेदन, ठीक है। ये सम्मेलन 2020 आयोजित किया गया। तो इसकी सह अध्यक्षता किन 2 देशों ने मिलकर के करी? ये एक्चुअली वर्चुअल जलवायु संवाद सम्मेलन था। इसमें लोग इकट्ठा तो नहीं हुए थे, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये जलवायु संवाद सम्मेलन आयोजित हुआ। तो वर्चुअल पिट्सबर्ग जलवायु संवाद 2020 का आयोजन जो हुआ था, इसकी सह अध्यक्षता 2 देशों ने मिलकर करी थी, जर्मनी और ब्रिटेन ने। पेट्रोलियम उत्पाद डीजल और पेट्रोल पर कोविड-19 उपकर यानी कि टैक्स लगाने वाला देश का पहला राज्य इनमें से कौन बन गया है? तो ये नागालैंड ने हाल ही में पेट्रोलियम उत्पाद डीजल और पेट्रोल के ऊपर जो है कोविड-19 उपकर लगाया है, क्योंकि वहाँ पर कर में राज्य की जो कर होती है उसमें काफ़ी कमी हो गई थी। तो ऐसी स्थिति में नागालैंड के जो मुख्यमंत्री है नेफिरियो, उन्होंने डीजल और पेट्रोल पर कोविड-19 उपकर लगाने के निर्देश राज्य में दिए हैं, ठीक है। और नागालैंड की राजधानी कोहिमा, यहाँ पर जो गवर्नर है उनका नाम है SR नारायण, ये याद रखिएगा। और नागालैंड की स्थापना कब हुई थी? नागालैंड राज्य बना था 1 दिसंबर 1963 को, और ये नागालैंड जो है भारत का 16वां राज्य बना था, ये भी आप याद रखिएगा। एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार के बीच कितनी राशि का ऋण समझौता हाल ही में हुआ है? तो एशियाई विकास बैंक, जिसको हम ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक बोलते हैं, जिसका हेडक्वार्टर मनीला में है, तो 1.5 अरब डॉलर की जो है ये साझेदारी भारत सरकार ने एशियाई डेवलपमेंट बैंक के साथ की, ये याद रखिएगा। अमेरिकी क्रिकेट टीम का कोच हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये J अरुण कुमार को बनाया है। और इससे पहले जो J अरुण कुमार है, ये जो IPL की टीम है किंग्स 11 पंजाब, उसके बैटिंग कोच भी रह चुके हैं। तो J अरुण कुमार अब बनेंगे अमेरिकी क्रिकेट टीम के नए कोच। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्पोर्ट्स से। 9वां प्रश्न था हमारा, विश्व कार्यस्थल स्वास्थ्य एवं सुरक्षा दिवस हम हर साल कब मनाते हैं? तो ये हम मनाते हैं 28 अप्रैल को। तो विश्व कार्यस्थल यानी कि जहाँ पर हम कार्य कर रहे हैं वहाँ पर आपको स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रोटेक्शन डे मनाना है, तो ये हर साल 28 अप्रैल को मनाया जाता है। किस देश के प्रधानमंत्री, जिनका नाम है मिखाइल मिशुस्तिन, को कोविड-19 पॉजिटिव पाए जाने के कारण उनके पद से हटा दिया है? तो ये रूस के जो वर्तमान में प्रधानमंत्री थे मिखाइल मिशुस्तिन, इनका जो टेस्ट था वो कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया, जिसके कारण इन्हें प्राइम मिनिस्टर के पद से हटा दिया है, ठीक है।
रूस, और रूस के राष्ट्रपति कौन है? वहाँ पे है व्लादिमीर पुतिन, और रूस की जो राजधानी वो है मॉस्को। और एक बात और मैंने रूस के बारे में बताई थी आपको कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है रूस, और यहाँ पर जो भाषा बोली जाती है वो बोली जाती है रूसी। स्टैटिक जीके का क्वेश्चन था हमारा, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तो ये पंडित रविशंकर शुक्ल। इसके अलावा मैंने डिटेल में बहुत सारा आपको लास्ट वीडियो में बताया, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को देखिएगा। इसमें हम सिर्फ रिवीजन करेंगे। मध्य प्रदेश का एकमात्र रेप्टाइल पार्क कहाँ है? तो ये पन्ना में है, और पन्ना में ही हीरे की खदानें भी पाई जाती है। तो ये थे हमारे स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन 2 मई के। अब हम स्टार्ट करते हैं आज 3 मई के करंट अफेयर्स का वीडियो। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने लॉकडाउन की अवधि कब तक बढ़ा दी है? तो ये अब बढ़ा करके कर दी गई है 17 मई। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को जब संबोधित किया था तब उन्होंने 3 मई तक लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई थी, लेकिन अब ये 2 सप्ताह और बढ़ा करके 17 मई कर दी। ठीक है, आपको ज्ञात होगा कि सबसे पहले लॉकडाउन भारत में जो कोविड-19 के कारण किया गया था वो 22 मार्च को किया गया था। ठीक है, और उसके बाद 22 मार्च को किया गया था, तो ये किया गया था 22 मार्च के से लेके 15 अप्रैल तक, और 15 अप्रैल के बाद फिर इसे 3 मई तक बढ़ा दिया गया था, और 3 मई के बाद फिर इसे पुनः बढ़ा करके 17 मई कर दिया है। तो अब लॉकडाउन में छूट जो है, लॉकडाउन की स्थिति के कारण एक्चुअली 3 प्रकार के जोन पूरे भारत में बनाए गए हैं, ये आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले बनाया ग्रीन जोन। तो ग्रीन जोन में क्या होगा, जहाँ पर कोई भी कोविड-19 के पेशेंट नहीं है उनको जो एक ग्रीन जोन में रखा जाएगा। एक जोन बनाया है रेड जोन। तो रेड जोन में क्या होगा कि जहाँ पर कोरोना पेशेंट है, क्वारंटाइन लोग हैं, या यहाँ पे कोरोना के पेशेंट बहुत ज़्यादा है, तो उसे रखा गया है रेड जोन में। और एक है ऑरेंज जोन। तो ऑरेंज जोन में जो ग्रीन जोन में नहीं है और जो नहीं रेड जोन में है, तो उन्हें हमने रखा है ऑरेंज जोन में। तो 3 प्रकार के जोन कोविड-19 की स्थिति से निपटने के लिए बनाए हैं, ग्रीन जोन, रेड जोन और एक है ऑरेंज जोन। तो ग्रीन जोन में तो सब कुछ स्थिति नॉर्मल रहेगी, लेकिन रेड जोन है, यहाँ पर हर चीज़ जो है वो पाबंदी रहेगी यहाँ पे, तो आप याद रखिएगा। तो हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन की अवधि को जो 17 मई तक देश की सुरक्षा के लिए बढ़ाया है, याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के काले चावल, इनको हम चाको हाउ, ठीक है, और इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं ब्लैक राइस, इसे जीआई टैग प्राप्त हुआ है। जीआई टैग को हम बोलते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, ये तो आप इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। इसके अलावा इसमें क्या होता है, जीआई टैग अगर किसी वस्तु को प्राप्त हो जाता है तो उसकी एक इंटरनेशनल पहचान बन जाती है। ठीक है, यानी कि ये मान लिया जाता है कि ये उस क्षेत्र का ही बना हुआ है। ठीक है, जीआई टैग यानी कि इसकी कोई कॉपी वगैरह नहीं कर सकता है। तो किसी विशेष क्षेत्र में अगर कोई विशेष प्रकार की वस्तु पाई जाती है तो उसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्राप्त हो जाता है। तो हाल ही में किस राज्य के काले चावल, जिसको उस क्षेत्र की भाषा में हम चाको हाउ बोलते हैं, इंग्लिश में ब्लैक राइस के नाम से इसे जाना जाता है, तो ये मणिपुर राज्य है। मणिपुर राज्य के जो काले चावल है, जिसको हम चाको हाउ भी बोलते हैं, ब्लैक राइस, इसे हाल ही में जीआई टैग प्राप्त हो चुका है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे याद रखिएगा। इसके अलावा और भी 3 चीज़ें हैं जिनको जीआई टैग प्राप्त हुआ है, मैं फटाफट बता देता हूँ। सबसे पहले तो मणिपुर के ब्लैक राइस, जिसको हम काला चावल बोलते हैं, तो ये अन्य चावलों जितने भी रहते हैं उसकी तुलना में इसका जो वज़न है वो थोड़ा सा अधिक होता है, और जैसे कि भूरे चावल का होता है, और चावल का अधिक वजन और इसका काला रंग मुख्य रूप से एंथोसाइनिन एजेंट के कारण होता है। ये आप इसमें ज़रूर याद रखिएगा। आपसे कभी पूछ लिया जाए कि ये जो इसका काला रंग है किसके कारण हो रहा है, ये एंथोसाइनिन एजेंट के कारण हो रहा है इसमें। ठीक है, तो ब्लैक राइस या काला चावल ये मणिपुर के हैं, और इसे अभी हाल ही में जीआई टैग प्राप्त हुआ है। दूसरा जीआई टैग प्राप्त हुआ है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर टेराकोटा को। तो ये क्या होता है, ये यहाँ पर 100 वर्ष पुरानी परंपरा है। इसमें यहाँ के जो कारीगर होते हैं वो हस्तशिल्पियों द्वारा प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली दोमट मिट्टी से जो है मूर्तियाँ है, और मोर है, दीप है, झूमर है, लैंप है, पंछी है, इस प्रकार के जो है वो आकृतियाँ बनाते हैं। और ये सारी आकृतियाँ जो है बिना सांचे के लगभग हाथ से ही बनाई जाती है। तो यानी कि शिल्पकारी जो होती है वो हाथों से ही होती है, यानी कि हाथों से ही वो उसे बनाते हैं, इसमें सांचे वगैरह का उपयोग नहीं करते हैं। तो गोरखपुर टेराकोटा जो कि उत्तर प्रदेश में, इसे भी हाल ही में जीआई टैग प्राप्त हुआ है। तीसरा जीआई टैग प्राप्त हुआ था हाल ही में कोविलपट्टी किदलाई मित्तई। ये एक प्रकार की मिठाई है जो कि मूंगफली के दानों से बनाई जाती है। तो ये तमिलनाडु के दक्षिण भागों में बनाई जाती है। इसको हम मूंगफली कैंडी के नाम से भी जानते हैं। और इसमें किसका उपयोग किया जाता है, एक तो मूंगफली और गुड़ से इस मूंगफली कैंडी को तैयार किया जाता है। और उसमें विशेष रूप से आपको एक बात ध्यान रखना है कि तमिलनाडु में एक नदी बहती है जिसका नाम है थामीबरानी नदी, उसका पानी इसमें मिलाया जाता है जिससे इसका टेस्ट काफ़ी बढ़ जाता है।
तो कोविलपट्टी, किदलई, मित्तई उत्तर प्रदेश का, गोरखपुर का टेराकोटा और ब्लैक राइस ये मणिपुर के, इन तीनों को हाल ही में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है। तो मणिपुर राज्य है और मणिपुर राज्य का जो काला चावल है जिसको हम चाकोहाउ ब्लैक राइस बोलते हैं, इसे हाल ही में जीआई टैग प्राप्त हुआ है। मध्य प्रदेश का भी एक जिला है झाबुआ, और वहाँ पर भी एक विशेष प्रकार का मुर्गा पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं कड़कनाथ, ठीक है, उसको भी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्राप्त हुआ है, ये भी आप याद रखिएगा। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाला कौन सा धारावाहिक सबसे ज़्यादा बार देखने वाला कार्यक्रम बन गया है? तो आपको पता होगा अभी लॉकडाउन की स्थिति में भारत सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया था कि जितने भी दूरदर्शन के ऊपर पुराने धारावाहिक प्रसारित होते थे उनको वापस से पुनः प्रसारित किया जाएगा, और इसके लिए उन्होंने एक नया चैनल भी लॉन्च किया था। उस चैनल के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है, उसको हम बोलेंगे रेट्रो चैनल। रेट्रो चैनल के ऊपर अभी हाल ही में दूरदर्शन के द्वारा नया लॉकडाउन की अवधि में एक नया चैनल लॉन्च किया गया था जिसका नाम था रेट्रो। इस चैनल पर जितने भी पुराने धारावाहिक है वह प्रसारित किए जा रहे थे। अभी आपको यहाँ पर पूछा है कि सर्वाधिक प्रसारित होने वाला धारावाहिक इनमें से कौन सा बन गया है? तो आप सभी लोगों को पता होगा ये रामायण, जो कि अभी दूरदर्शन पर चल रही है और अभी लगभग एंड होने वाली है, आज इसका लास्ट एपिसोड था कल। तो रामायण दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाला सबसे पुराना धारावाहिक भी है और इसे सबसे ज़्यादा बार देखने का रिकॉर्ड प्राप्त हो चुका है। तो कुछ डिटेल में आपको बता देता हूँ, ये दूरदर्शन का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है उन्होंने यह जानकारी दी है। ये देखिए, इसमें आपको एक मैसेज लिखा हुआ दिखाई देगा, रीब्रॉडकास्ट ऑफ रामायणा ऑन दूरदर्शन स्मैश व्यूवरशिप रिकॉर्ड्स वर्ल्ड वाइड, द शो बिकम्स मोस्ट वॉच्ड एंटरटेनमेंट शो इन द वर्ल्ड विथ 7.7 करोड़ व्यूवर्स ऑन 16 अप्रैल। यानी कि 16 अप्रैल के दिन लगभग 7.5 करोड़ के आसपास लोगों ने इसे एक ही दिन में देखा था। तो ऐसा करने वाला यह रिकॉर्ड बनाया है इसने। और इसके पहले मैं आपको बता दूं कि 2003 में दुनिया में सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली पौराणिक सीरीज़ के लिए लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी इसने अपना रिकॉर्ड दर्ज करवाया है। और इसे निर्देशित किसने किया, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकता है आपके लिए। तो रामानंद सागर के द्वारा लिखी गई ये रामायण, और रामायण को इन्होंने लिखा भी रामानंद सागर ने है और इसको डायरेक्ट भी इन्होंने किया है। इसके अलावा अगर आपसे पूछ ले कि रामायण की रचना किसने करी, तो ये वाल्मीकि ने करी थी, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। चौथा प्रश्न है, हाल ही में कोयला मंत्रालय ने कोयला खदानों की निरंतर परिचालन के लिए PMU स्थापित किया है, ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं PMU मतलब परमानेंट मॉनिटरिंग यूनिट, ये स्थापित किए हैं। तो भारत के जो कोयला मंत्री है इनका नाम क्या है? तो सबसे पहली बात तो हम ये बात करें, ये कोयला मंत्री तो भारत के जो उनका नाम है प्रहलाद जोशी। तो सो इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन आपको थोड़ा ध्यान समझना है, हाल ही में कोयला मंत्रालय ने कोयला खदानों के लिए निरंतर परिचालन के लिए एक PMU यानी कि परमानेंट मॉनिटरिंग यूनिट स्थापित किया है। एक्चुअली इस यूनिट का जो उद्देश्य है वो यही है कि कोयला खानों का जो परिचालन है, यानी कि इसका शीघ्र परिचालन कैसे किया जाए, इसको सुगम बनाना है। और इकाई कोल खानों को खदानों के संचालन के लिए केंद्र या फिर राज्य सरकार के अधिकारियों से जरूरी विभिन्न मंजूरी दिलवाने का कार्य करेगा, जिससे कोयला उद्योग में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिल सके। यानी कि किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है, इसलिए एक PMU यानी कि परमानेंट मॉनिटरिंग यूनिट स्थापित की गई है। और आपको ये भी पता होगा, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि भारत के लिए 2020 और 21 का जो कोयला उत्पादन का लक्ष्य है वो 710 मिलियन टन रहेगा इस वित्तीय वर्ष के लिए। तो हाल ही में कोयला मंत्रालय ने कोयला खदानों के निरंतर परिचालन के लिए एक PMU स्थापित किया है। आपको ये बताना है कि भारत के कोयला मंत्री कौन है, तो ये प्रहलाद जोशी। पांचवा प्रश्न है, किस भारतीय को 2020 का निक्केई एशिया पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो ये प्रोफेसर T प्रदीप को, ये भारत के हैं, इन्हें 2020 का निक्केई एशिया पुरस्कार हाल ही में प्राप्त हुआ है। इसके अलावा और भी किन लोगों को मिला है मैं बता देता हूँ आपको। तो T प्रदीप को, यानी कि इनका पूरा नाम है प्रोफेसर थल्लीपिल प्रदीप, ये भारत के हैं। इनको विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए मिला है, ठीक है। और ये कहाँ पर प्रोफेसर है? ये IIT मद्रास में प्रोफेसर है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में इनको मिला है प्रोफेसर थल्लीपिल प्रदीप को। इसके अलावा इन्होंने क्या किया है? इन्हें यह पुरस्कार नैनो प्रौद्योगिकी पर आधारित जल शुद्धिकरण यानी कि वाटर प्यूरिफिकेशन में इन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया है, उसके लिए इन्हें दिया गया है। इसके अलावा राम प्रसाद कदेल है, ये नेपाल के, इन्हें संस्कृति और समुदाय के लिए दिया गया है। और एक और नाम आप याद रखिए, ये एंथनी टैन, ये मलेशिया के हैं। और एक और इनका नाम याद रखिएगा टेन हॉय लिंग, ये भी मलेशिया के हैं। इन दोनों को आर्थिक और व्यावसायिक नवाचार के लिए मिला है। सो इंडिया का आप जरूर याद रखें,
प्रोफेसर थलिप्पल प्रदीप, इनको विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए मिला है और ये आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर है। किसके लिए मिला है? इन्होंने नैनो प्रौद्योगिकी पर आधारित एक वाटर प्यूरिफिकेशन का उत्कृष्ट कार्य किया था, इसके लिए इन्हें मिला है। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा टी प्रदीप। छठा प्रश्न है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एक रिकॉर्ड है। भारत का कौन सा राज्य मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य बन गया है? तो ये राज्य है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ ने वहाँ के राज्य की जो जनता है यानी कि जो मजदूर है उनको हाल ही में रिकॉर्ड मजदूरी दी है। तो मैं बता दूं आपको, लगभग कुल 18,51,536 श्रमिकों को छत्तीसगढ़ की जितनी भी 9,833 ग्राम पंचायत है उसमें मनरेगा के तहत कार्य दिया गया था। तो ये एक रिकॉर्ड बनाया गया है और ये आंकड़े किसने जारी किए हैं? ये हमारा जो ग्रामीण विकास मंत्रालय है उसके द्वारा है। छत्तीसगढ़ के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री, उनका नाम है भूपेश बघेल और यहाँ पर राज्यपाल है अनुसुईया उइके, और हमारे ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? केंद्रीय नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। और ये मध्य प्रदेश के ही हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है इसमें। और छत्तीसगढ़ की राजधानी है नया रायपुर। तो किसने हाल ही में सबसे ज़्यादा रोजगार देने का रिकॉर्ड बनाया मनरेगा के तहत? तो ये बनाया छत्तीसगढ़ में। मनरेगा का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है, जिसका फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। सातवां प्रश्न है, फीफा एक प्रकार की फुटबॉल की संस्था है जो पूरे विश्व में फुटबॉल के जो नियम वगैरह है उसकी जो प्रतियोगिता है वो संपन्न करवाती है। तो फीफा ने स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित करने के लिए हाल ही में कौन सा एक नया अभियान लॉन्च किया है? इसके तहत एक वीडियो लॉन्च किया जाएगा जिसमें मोटिवेशन जो है वो स्वास्थ्य कर्मियों को दिया जाएगा। तो ये #वी विल विन इस प्रकार का अभियान हाल ही में फीफा के द्वारा, यानी कि जो फुटबॉल वगैरह खेलते हैं स्टार खिलाड़ी, बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ियों ने वीडियो तैयार किया है। तो ये स्वास्थ्य कर्मियों का हौसला बढ़ाने के लिए किया है। इस अभियान का नाम है #वी विल विन। मैं बता देता हूँ इसमें डिटेल आपको थोड़ी सी। और इस वीडियो में खास बात तो ये कि जो भारत के पूर्व फुटबॉल कप्तान है यानी कि भारतीय फुटबॉलर है ये भाईचुंग भूटिया, इन्हें भी शामिल किया गया है। और ये 50 पुराने और वर्तमान स्टार फुटबॉल खिलाड़ियों में इन्हें शामिल किया गया है। और ये एक प्रकार का वीडियो रिकॉर्ड करेंगे और हौसला अफजाई करेंगे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों का। फीफा का फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा जाता है, इसको हम बोलते हैं फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। इसके फीफा के अध्यक्ष है गियानी इन्फेंटिनो। और फीफा की स्थापना काफ़ी पूछी जाती है एग्जाम में, ये हुई थी 21 मई 1904 को। ठीक है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो ज्यूरिक जो कि स्विट्जरलैंड में पड़ता है, ये आप याद रखिएगा। चलिए आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर आपको पता है तो आप आंसर करिएगा। भाईचुंग भूटिया जो है ये किस राज्य के हैं, यानी कि ये कहाँ रहते हैं? ठीक है, इनका जो राज्य है वो कौन सा है? भाईचुंग भूटिया, ये बताइए। अगर आपको पता है तो कमेंट्स करके बताइए। आठवां प्रश्न है, किस देश की अध्यक्षता में असाधारण वर्चुअल G20 डिजिटल इकोनॉमी मंत्रियों का शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है? इसके पहले एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग जो जलवायु संवाद सम्मेलन हुआ था जर्मनी और ब्रिटेन में, वो भी एक मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जलवायु संवाद सम्मेलन 2020 कहाँ आयोजित हुआ, मतलब उसकी अध्यक्षता किन दो देशों ने करी थी? तो जर्मनी और ब्रिटेन ने की थी। ये नया प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया किस देश की अध्यक्षता में असाधारण वर्चुअल G20 डिजिटल इकोनॉमी मंत्रियों का शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है सऊदी अरब में। सऊदी अरब अभी न्यूज़ में था क्योंकि यहाँ पर कोड़े मारने की प्रथा जो थी उसको बंद कर दिया है। तो वहाँ के जो राजा है मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने मानवाधिकार की रक्षा करने के लिए सऊदी अरब में कोड़े मारने की सज़ा पर प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। और अब ये जो इकोनॉमी मंत्रियों का जो शिखर सम्मेलन है ये भी सऊदी अरब में हुआ है। ये एक्चुअली वर्चुअल है। वर्चुअल का मतलब होता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जितने भी मेंबर कंट्री है उनको वर्चुअल माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उन्होंने इस सम्मेलन को ऑर्गेनाइज किया, यानी कि इकट्ठे नहीं हुए हैं ये। अभी लॉकडाउन चल रहा है तो सभी का आना जाना जो बंद है, तो वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस सम्मेलन को किया गया है। तो भारत की तरफ से कौन गए थे इसमें शामिल होने? तो भारत की तरफ से जो हमारे न्याय, संचार, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद, उन्होंने इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। और इसके अलावा मैं बता दूं आपको कि G20 समूह की बात आई है तो G20 समूह में 20 देश हैं। कौन कौन से 20 देश हैं ये आपको याद रखना पड़ेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एकदम याद नहीं होता तो आप इसका रिवीजन करिएगा, दोहराइएगा, अभ्यास कीजिएगा तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। ये 20 देश हैं: अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका,
कोरिया गणराज्य, तुर्की, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ। इसमें से आपको 10 तो याद हो ही जाएंगे, थोड़ा बहुत और आप इसका अभ्यास करेंगे तो याद हो जाएगा। पूछा जाता है क्वेश्चन एग्जाम में, इनमें से कौन सा G20 का सदस्य है या इनमें से कौन सा G20 का सदस्य देश नहीं है, तो आपको सभी याद करना पड़ेंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको ये क्वेश्चन। G20 डिजिटल का जो वर्चुअल इकोनॉमी मंत्रियों का जो शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ, यह आयोजित हुआ सऊदी अरब में। अगला प्रश्न है हमारा, किस बैंक के द्वारा विकास अभय नाम का ऋण योजना जो है शुरू की गई है। तो विकास अभय नाम की जो ऋण योजना है कर्नाटक ग्रामीण विकास बैंक के द्वारा कर्नाटक में की गई है। तो ये एक्चुअली वहाँ पर एक विशेष जिला है, यानी कि कर्नाटक में धारवाड़ जिला। तो धारवाड़ जिले के जितने भी उधारकर्ता है उनके लिए शुरू किया गया है ये योजना। और इसमें जितनी भी कोविड-19 के कारण वहाँ के व्यापारियों की जो गतिविधियाँ थी रुक गई थी, तो इसके कारण ये योजना कर्नाटक के जो विकास ग्रामीण बैंक है उसके द्वारा लॉन्च की गई है। कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो धारवाड़ कर्नाटक में है और कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष थे पी गोपी कृष्ण, ये आप याद रखिएगा। चलिए अब हमारा करंट अफेयर्स 3 मई का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। इसके बाद हम स्टैटिक जीके के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो काफ़ी इजी है, ये 1 मई को हम हर साल मनाते हैं, लेकिन इसके पीछे का इतिहास थोड़ा जान लीजिए। सबसे पहली बात मैं बता दूं आपको कि अंतर्राष्ट्रीय जो श्रम संगठन है, ठीक है, जिसको हम ILO बोलते हैं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय पूछा जाता है, यह है जिनेवा स्विट्जरलैंड में, पहली बात। दूसरी बात, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अध्यक्ष कौन है, यह है गाय राइडर। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई, ये हुई है 1919 में। तो ये 3 चीज़ें तो आपको याद रखना ही है, ठीक है। एक तो इसका हेडक्वार्टर, एक इसके अध्यक्ष कौन है वो, और इसकी स्थापना कब हुई है वो। उसके बाद सबसे पहली बार ये भारत में कब मनाया गया था, तो भारत में पहला श्रम दिवस या मई दिवस 1 मई 1923 को, ये याद रखिएगा, लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान द्वारा मद्रास, जिसको हम चेन्नई में बोलते हैं, में मनाया गया था। तब से भारत में ये 1 मई को मनाया जाने लगा है, ठीक है। और विश्व में 1851 में पहली बार 1 मई को औपचारिक रूप से प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के रूप में मनाया जाने की घोषणा की गई थी। तो ये आप याद रखिएगा, भारत में 1 मई 1923 को लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान द्वारा मद्रास में इसे मनाया गया था। और ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आप अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बारे में याद रखिएगा। तो ये था हमारा वीडियो करंट अफेयर्स का 3 मई का। और अब हम स्टार्ट करेंगे स्टैटिक जीके के क्वेश्चन जो कि मध्य प्रदेश से रिलेटेड होंगे। पहला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सिंगर किशोर कुमार का जन्म स्थान इनमें से कौन सा है। तो ये मध्य प्रदेश का जो खंडवा है, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। प्रसिद्ध सिंगर है ये किशोर कुमार, तो आप ये याद रखिएगा। इसके अलावा मैं इसमें और भी आपको कुछ महान हस्तियाँ जो है उनका जन्म स्थान बता देता हूँ। किशोर कुमार मैंने बता दिया आपको, खंडवा, और अशोक कुमार, तो कुमार से आप 2 शब्द याद रख लेना, किशोर कुमार और अशोक कुमार, इन दोनों का जन्म खंडवा में हुआ था। इसके अलावा प्रसिद्ध सिंगर जो थी लता मंगेशकर है, राहुल द्रविड़ है, ये क्रिकेटर है, सलमान खान, ठीक है, और सलीम खान के पुत्र हैं ये सलमान खान, और जॉनी वॉकर ये भी अभिनेता हैं, दिग्विजय सिंह ये राजनेता है, पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं मध्य प्रदेश के। इन सभी का जन्म जो है वो इंदौर में हुआ है, ठीक है, याद रहेगा आपको। उसके अलावा डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, इनका जन्म भोपाल में हुआ है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनका जन्म हुआ था महू में, जिसका अब नया नाम है डॉक्टर अंबेडकर नगर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा आप। अटल बिहारी वाजपेयी, इनका जन्म ग्वालियर में हुआ है। और अटल बिहारी वाजपेयी जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। और माखनलाल चतुर्वेदी ये लेखक है, इनको हम भारतीय आत्मा के नाम से भी जानते हैं। इनका जन्म बाबई होशंगाबाद में हुआ था। और उमा भारती ये भी भारत की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री है। और ये इनका जन्म जो है वो टीकमगढ़, डूडा टीकमगढ़ में हुआ था, ये आप याद रखिएगा, उमा भारती। शिवराज सिंह चौहान जो अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री 4थी बार बने हैं ये, इनका जन्म जेत सीहोर में हुआ था। तो स्टैटिक जीके का MPPSC के हिसाब से सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान, कितने राज्य हो गए? 4। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान की संयुक्त सिंचाई परियोजना इनमें से कौन सी है, ये आपसे पूछा है यहाँ पर। तो इन चारों राज्यों की जो संयुक्त सिंचाई परियोजना है उसका नाम है सरदार सरोवर परियोजना, ठीक है। इसके अलावा और भी कुछ परियोजनाएं मैं बता देता हूँ आपको। बाण सागर परियोजना ये MP, UP और बिहार 3 राज्यों के मध्य में है। रानी लक्ष्मीबाई परियोजना ये MP और UP के बीच में है। उर्मिल परियोजना ये भी MP और UP के बीच में है। और केन परियोजना ये भी MP और UP के बीच में है। यानी कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में रानी लक्ष्मीबाई, उर्मिल और केन, ये 3 परियोजनाएं, ये आप याद रखिएगा। बाण सागर परियोजना में आप बिहार भी जोड़ देना, तो ये
बाण सागर परियोजना हो जाएगी। इसके अलावा पेच परियोजना ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में है, ठीक है। और बावनथड़ी परियोजना ये एमपी और महाराष्ट्र के बीच में है। बाघ परियोजना भी एमपी और महाराष्ट्र के बीच में, यानी कि एमपी और महाराष्ट्र के बीच में 3 परियोजनाएं हैं, पेच, बावनथड़ी और बाघ। चंबल घाटी परियोजना एमपी और राजस्थान की ज्वाइंट परियोजना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो था 3 मई के करंट अफेयर्स और स्टडी जीके का। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा और मेरा सभी स्टूडेंट्स से यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और रोज़ का जो वीडियो है करंट अफेयर्स का मैं 3 पार्ट में लेके आऊँगा, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पुराने दिन के करंट अफेयर्स, यानी कि आज अगर 3 मई है तो हम 2 मई के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपको रिवीजन करवाएंगे। उसके बाद हम वर्तमान दिन के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और आखिरी में हम स्टैटिक जीके, जिसमें मध्य प्रदेश के जो जीके के क्वेश्चन है उसको हम डिटेल में कवर कर लेंगे, ठीक है। तो ये था 3 मई का करंट अफेयर्स का वीडियो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि जो हमारे नए वीडियो उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो घर पर रहिए, पढ़ाई करिए जम करके, एग्जाम्स की तैयारी करिए और जो क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछा है उसका अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट्स करके आप जरूर बताइएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा और जितना हो सके इसको अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में शेयर कीजिएगा, ठीक है। वीडियो देखने के लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ।